आप जानते हैं कि पहले संसद किसी बिल को पास करती है, फिर राष्ट्रपति महोदय उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद उस हस्ताक्षर वाले डॉक्यूमेंट को भारत सरकार के गैजेट में प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन को कहते हैं नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के बाद जो बिल था जिसे संसद ने पास किया था वह कानून बन जाता है और उसको एक्ट कहना शुरू कर देते हैं। हमारे देश में नोटिफिकेशन के बाद 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू किए गए हैं। अब जनसाधारण को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, विद्यार्थियों को, सब संबंधित लोगों को इसके विषय में जानकारी दी जा रही है। इन तीनों नए कानूनों को एलएलबी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन तीनों कानूनों को पाठ्यक्रम में लागू किए जाने को अनिवार्य बना दिया है। आप लोगों को पता होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एलएलबी के पाठ्यक्रम में क्या हो इस विषय वस्तु को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाती है। सब जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग इस विषय पर काफी पहले पूरी की जा चुकी है और जो अब शेष आईएएस और आईपीएस अधिकारी बचे हुए हैं उनकी भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। जेल के अधिकारियों तथा प्रोसिक्यूशन के अधिकारियों के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि नए कानूनों में किए गए परिवर्तनों को जन सामान्य और अधिकारियों की जानकारी में लाया जाए ताकि इन कानूनों की कार्यशैली को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आज की वीडियो में हम इन कानूनों का आकलन बिल्कुल सरसरी तौर पर करेंगे, केवल परिचय पाने के लिए करेंगे, लेकिन इसके बाद हम इन कानूनों को और इनके विशिष्ट प्रावधानों के बारे में सीखेंगे जिससे कानूनी जगत का भविष्य पूरी तरह से बदला जा सकता है। आज इन कानूनों के परिचय के रूप में हम आपको बता रहे हैं। पहली बात, पुलिस को सूचना देने का प्रकार व्यक्तिगत तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बना दिया गया है, अर्थात अब पुलिस में सूचना देने में टेक्नोलॉजी की भूमिका को स्वीकार किया गया है। अब एफआईआर को ऑनलाइन भी दर्ज करवाया जा सकेगा। दूसरी बात है, यदि आप घटनास्थल से दूर भी हैं तो भी किसी पास के पुलिस स्टेशन के जरिए आप एक 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं जो उचित थाने में भेज दी जाएगी। इससे एफआईआर दर्ज करवाने में होने वाली देरी पर लगाम लगाया जा सकेगा। तीसरी बात है, अब गंभीर अपराधों के घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाई जानी जरूरी होगी ताकि घटनास्थल पर क्या हुआ था वास्तव में इस बात का पता लगाया जा सके। इससे फॉल्स इंप्लीकेशन के केसेस में कमी आएगी और साथ ही जो वास्तविक रूप से अपराध कर चुके हुए आरोपी होंगे उनको भी प्रोसिक्यूशन अधिक तरीके से पकड़ पाएगा। लेकिन इसमें कुछ समस्या हो सकती है। अभी भी अनेक दुष्ट जज ऐसे अदालतों में रहते हैं जो आरोपियों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कॉपी नहीं देते हैं। तो इन अगले कानूनों में जज इस बात का दुरुपयोग ना कर सकें, इस बात को सुनिश्चित किया जाना होगा। चौथा पॉइंट है, अब जितनी भी पुलिस या कोर्ट कचहरी से संबंधित प्रोसेस जैसे समन्स या वारंट या नोटिस आदि होंगे उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी वांछित पार्टी के ऊपर सर्व करवाया जा सकेगा। जैसे एसएमएस के जरिए उन समन्स को भेजा जा सकेगा, व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा उनको भेजा जा सकेगा या अन्य तरीके भी अपनाए जाएंगे। पहले फरार अपराधियों पर आरोपी की अनुपस्थिति में सुनवाई नहीं हो पाती थी। फाइल को सुरक्षित रूप से रख दिया जाता था कि जब आरोपी पकड़ा जाएगा तब हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। लेकिन अब कानून में परिवर्तन करके जो आरोपी स्वेच्छा से भाग गए हैं या भगोड़े हो गए हैं उनके खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकेगा और सजा सुनाई जा सकेगी। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। इन प्रक्रियागत परिवर्तनों के बाद अब हम देखते हैं कि अपराधों में इन्होंने क्या परिवर्तन किए हैं। इसमें हमारे पास अगला पॉइंट है कि भीड़ द्वारा पीटकर अपराध किए जाने को, जिसको हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, बीएनएस के सेक्शन 103 में और स्नैचिंग को बीएनएस के सेक्शन 304 में दंडनीय बना दिया गया है, कॉग्निजेबल बना दिया गया है। सातवां पॉइंट है, बीएनएस सेक्शन 48 में भारत से बाहर रहकर भारत में अपराध करवाने को लेकर नया कानून बनाया गया है। आपने देखा होगा जैसे खालिस्तानी लोग जो ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इन देशों में रहकर भी भारत के भीतर अपराध को बढ़ावा देते हैं, उनको अब पकड़ा जा सकेगा।
7वां पॉइंट है, रेलवे स्टेशनों पर व बस अड्डों पर बालकों को प्रशिक्षित करके उनसे अपराध करवाए जाते हैं, जेब कटवाई जाती है, ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है। उनके लिए भी अब बीएनएस में सेक्शन 95 को जोड़कर इसको दंडनीय बना दिया गया है। जो फरार अपराधी हो जाते हैं उनकी संपत्ति यदि विदेशों में भी जब्त होगी तो उसको अब 9वें पॉइंट के तहत उसको जब्त किया जा सकेगा। 10वां पॉइंट है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं, जिनसे किसी गलती से या किसी नासमझी के कारण अपराध घटित हो गया हो, उनके लिए एक नया दंड जिसको हम सामुदायिक सेवा कहते हैं, उस दंड को शामिल किया गया है ताकि उन्हें हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ जेल में ना रखा जाए, बाहर समाज में उनको पुनर्स्थापित किया जा सके। नया कानून बनाया गया है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में 7 दिन में पुलिस को अपनी जांच पूरी करनी होगी। इसी तरह से 12वां पॉइंट है कि अदालतों और पुलिस के कामकाज में कंप्यूटरीकरण पर बहुत जोर दिया गया है। कोर्ट के संचालन में अब वर्चुअल हियरिंग को करना बहुत आसान होगा, यह 12वां पॉइंट है। और इसका एक असर यह होगा कि गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञ या पीड़ित, ये सब के सब अदालत में वर्चुअल रूप से पेश हो सकते हैं। 14वां पॉइंट है, 7 साल या इससे अधिक सजा वाले अपराधों में जहां कहीं भी आवश्यक होगा वहां फोरेंसिक जांच करवाई जानी अब अनिवार्य हो गई है। 15वां पॉइंट है, सुनवाई की पहली तारीख के 60 दिनों के भीतर कोर्ट में चार्ज फ्रेम कर दिया जाना चाहिए। होता है ना कि बहुत चार्जशीट फाइल हो गई और वर्षों पड़ी रहती है, उन्होंने कहा नहीं, 60 दिन के अंदर अंदर आप चार्ज फ्रेम करें और जिस दिन आप फाइनल आर्ग्यूमेंट सुन लेंगे उसके बाद 45 दिन के भीतर भीतर आपको केस का निर्णय देना अब अनिवार्य होगा। पहले वर्षों तक ऑर्डर्स को रिजर्व रखा जाता था, अनेक उसमें परिवर्तन होते थे, अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। 16वां पॉइंट है कि महिलाओं तथा बालकों के खिलाफ अपराधों में पुलिस को अधिक संवेदनशीलता दिखानी होगी। सब बयान महिला अफसरों द्वारा रिकॉर्ड किए जाने होंगे और मेडिकल रिपोर्ट्स को जल्दी से तैयार करवाना होगा। 17वां पॉइंट है कि एक नया अपराध बीएनएस सेक्शन 69 के मार्फत जोड़ा गया है, जिसमें महिला को शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का आरोप होगा। पहले यह रेप के रूप में कोर्ट में चलाया जाता था, अब इसके लिए नया सेक्शन बना दिया गया है। इस तरह नाबालिग बच्चों के साथ गैंग रेप का अपराध के लिए भी बीएनएस में सेक्शन 70 को जोड़ा गया है। बीएनएस के सेक्शन 113 में टेररिस्ट एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है और इस टेररिस्ट एक्टिविटी के तहत एक नया आयाम जोड़ा गया है जिसको हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी कहते हैं कि अगर आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ दिस नेशन को कहीं तोड़ते हैं तो वह टेररिस्ट एक्टिविटी में आएगा। 19वां पॉइंट है कि पहले आईपीसी में कुल मिलाकर 511 सेक्शन होते थे, लेकिन अब उनको सरकार ने घटाकर 358 कर दिया है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। 20वां पॉइंट है कि सरकार का दावा है कि कानून की भाषा को सरल बनाया गया है और पहले जो ऑफेंसेस थे उनमें जितनी ओवरलैपिंग होती थी उसको अब दूर कर दिया गया है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वे इसमें एक प्रकार का डर देखते हैं, उन्हें कुछ आशंकाएं हैं, वे आशंकाएं भी हम देखते हैं। 21वें पॉइंट के रूप में हम पहली आशंका को लेते हैं और ये मेरी व्यक्तिगत आशंका है। एक जज के रूप में लंबे समय तक काम करने के बाद ये कहा जा सकता है कि वर्चुअल कोर्ट एक छलावा होता है जिसमें आरोपी का बहुत अधिक शोषण होता है, जेल में शोषण होता है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने ना आ पाने के कारण शोषण होता है, उसका अनेक पॉइंट्स पर शोषण किया जाता है। मजिस्ट्रेट उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाते हैं, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस काउंसिल सब उसको ठगते रहते हैं, कोई सही सूचना वहां तक नहीं पहुंचाता है। और अब ऐसा लगता है कि वर्चुअल अपीयरेंस से यह ठगी अब कोर्ट में बढ़ जाएगी, इसका हमें ध्यान रखना होगा। 22वां पॉइंट यह है, अब हर आदमी अपराधी हो जाएगा। जो व्यक्ति चाहेगा दूसरे के खिलाफ जहां चाहे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा देगा, लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही दूसरा व्यक्ति भी पहले वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देगा, तो बिना मतलब की 2 एफआईआर हो गई। इस दुनिया में सभी लोग एक दूसरे की ऐसी एफआईआर से पीड़ित हो जाएंगे, कोर्ट कचहरियों का काम बढ़ेगा, लोगों के काम रुकेंगे। 23वां पॉइंट है, महिलाओं से संबंधित अपराध, SC/ST एक्ट से संबंधित अपराध, बालकों से संबंधित अपराधों की अब बाढ़ सी आ जाने वाली है। इन कानूनी ढांचों से यह दिखाई नहीं पड़ता है कि इन झूठी इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का सरकारी तंत्र के पास क्या इलाज होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी सूचना को एफआईआर के रूप में दर्ज करने से पहले उसकी जांच परख तो बिल्कुल संभव नहीं है।
24वां पॉइंट है, पहले पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 15 दिन होती थी, जो अब बढ़ाकर 60 से 90 दिन कर दी गई है। अलग अलग केसेस में अलग अलग अवधि कर दी गई है। इससे पुलिस अत्याचार बढ़ेंगे, उससे बचने के लिए घूसखोरी होगी, भ्रष्टाचार बढ़ेंगे, और जो जेलें हैं हमारी पहले से ही अपनी क्षमता से अधिक भरी हुई हैं, उनमें स्थिति और बिगड़ जाएगी। 25वां पॉइंट है, पुलिस बलों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो नए कानून के तहत किसी भी अपराधी का प्रोसिक्यूशन शुरू करें या वर्तमान यूएपीए के तहत कोई कार्रवाई करें, लेकिन लेजिस्लेचर ने इस चयन के अंतर्गत उनको कोई गाइडलाइंस नहीं दी हैं, तो यहां भी आरोपी का भयंकर शोषण होने की संभावना है। 26वां पॉइंट है, सरकार ने टेररिस्ट एक्ट बीएनएस 113, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बीएनएस सेक्शन 111, एक्ट्स एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी सेक्शन 152 बीएनएस जैसे शब्दों का बहुत ढिलाई से जिक्र किया है, जिससे पुलिस बल लोगों को परेशान कर सकते हैं, नाहक पैसा ऐंठने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे कानून का नियम यह होता है कि यह समाज में कैसा काम करता है। नया कानून लागू हुआ है, इसे अभी कुछ भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगा। इसके लिए हमें इसे कुछ समय देना होगा तथा न्यायालयों को सेंसिटाइज करना होगा कि यदि कहीं कोई कानून उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें मानवीय दखल देकर उसको ठीक करें। अदालतों में रोबोट्स को जज नियुक्त नहीं किया जाता, मनुष्यों को किया जाता है, और उसका यही कारण है कि मनुष्य मानवीय दखल देकर कानूनों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। जब किसी केस ने आपको जकड़ लिया हो, गवाहों ने गलत व झूठे बयानों से पूरे के पूरे केस फाइल के रिकॉर्ड को भर दिया हो, रास्ता नहीं मिल पा रहा हो, ऐसे में हमारे सुझाए हुए सूत्र झूठे गवाहों का पर्दाफाश कर देंगे। ये बहुत कारगर सूत्र हैं। हजारों साथियों ने उन सूत्रों को आजमाया है, परखा है अपने केसेस में। क्रॉस के गलत हो जाने पर आप न केवल अपना यह केस हार जाते हो, बल्कि आपका पूरा जन्म फिर अपीलों में गुजर जाता है और हाथ कुछ भी नहीं आता है। हमारी वेबसाइट को पढ़ें, झूठे गवाहों से पार पाने के तरीके वहां लिखे हुए हैं। हमारा YouTube चैनल देखें, यहां की वीडियोस में हर सूत्र को समझाया गया है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हम फिर से आपके साथ नई वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।